Jai Hind everyone, welcome to CAPA Pathfinders, and today we are going to discuss paper 2 conducted on 25th October in CPF Pathfinders test series for CPF Assistant Commandant Examination 2020. 25 अक्टूबर का जो पेपर कंडक्ट हुआ था, जो पेपर 2 का पेपर था, उसका हम लोग अभी डिस्कशन करने जाने वाले हैं। ये फुल सिलेबस टेस्ट चल रहे हैं सभी के सभी। 11 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है। अगर आप अभी भी ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को पेपर 2 स्पेशली में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8530314222 या 8530316222 ये नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हो। इसमें 10 टेस्ट है, आप 5-6 टेस्ट भी ले सकते हो। 6 टेस्ट आर स्टिल रिमेनिंग। हर संडे को ये टेस्ट होता है। 11 दिसंबर को ये टेस्ट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो आप डायरेक्टली हमें ये नंबर के ऊपर पेमेंट कर सकते हो। पाथफाइंडर्स एकेडमी का ये अकाउंट है, यही नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है। आप यूपीआई कर रहे हो CAPA pathfinders@ICICI, ये छोड़ के और कोई भी नंबर के ऊपर आपको गूगल पे या और कहीं पे भी पेमेंट आपको फ़ोन पे वगैरह नहीं करना। यही नंबर के ऊपर या यही अकाउंट में आपको पेमेंट करना है। उसके बाद आप 8530314222 या फिर 8530316222 ये नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है ये नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप 10 टेस्ट देना चाहते हो फुल सिलेबस पेपर 2 के, पेपर 1 भी इसी के साथ आपको मिलेगा। उसके लिए आपको 2500 रुपीज़ पे करना है। अगर आप मीन्स अप्रोक्सीमेटली मीन्स 250 रुपीज़ पर टेस्ट। सो आप लास्ट के 6 टेस्ट देना चाहते हो तो आप 1500 रुपीज़ पे कर सकते हो। आप 5 टेस्ट देना चाहते हो तो 1250 रुपीज़ पे कर सकते हो। अभी भी टेस्ट अवेलेबल है। So about me, I am Assistant Commander Dr. Prashant Jagtap. I joined CISF in 2014 after cracking UPC CPO 2012 examination with All India rank 80. I served in CISF for 5 years as Assistant Commandant Executive. इसके पहले by qualification I am MBBS and MA Psychology. I am currently pursuing MA in Security and Defense Laws from Nalsar Law University, Hyderabad. I previously, before joining CISF, worked as a medical officer, class 1 gazetted with Government of Maharashtra, and I also worked as assistant lecturer in forensic medicine and toxicology department in Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. I am currently visiting faculty at Competitive Exam Center, Pune University. I am currently one of the top educators on Unacademy platform. I am the director of the Pathfinders Academy and CAPF Pathfinders, जिसमें पिछले साल 2018 में 120 कैंडिडेट्स का असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हो चुका है और हमारी ब्रांचेस पुणे और दिल्ली में है और हमारे ऑफलाइन सेशंस अभी जनवरी से शुरू हो जाएंगे। आई हैव रिटन 3 बुक्स फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन फॉर मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन और more than 30,000 students are already enrolled in my sessions on Unacademy platform. This is me with my official vehicle. I have completed 2 commando courses, 1 STF commando course. In CISF, I am trained in nuclear biological chemical warfare, disaster management, fire safety and security, cyber security, medical first respondent, VIP सिक्योरिटी और एविएशन सिक्योरिटी। इन चीज़ों में मैंने CISF में रहते रहते स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। 25 अक्टूबर को जो टेस्ट हुआ था ये फुल सिलेबस टेस्ट था और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है मैं बार बार हर टेस्ट में फिर से बताना चाहता हूँ। हर 3 पेज के बाद आपको 1 पेज फीडबैक के लिए रखा है, वो पेज वैसा का वैसा रखिए और आप जब टेस्ट हमें सबमिट कर रहे हैं पोर्ट्रेट मोड में भेजना है। पोर्ट्रेट मोड मतलब जो अभी मैंने बताया है ये मोड में ही भेजना है। आप टेस्ट आपके ये लैंडस्केप मोड में मत भेजिएगा क्योंकि लैंडस्केप मोड में हम लोग को पढ़ना इवेलुएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पोर्ट्रेट मोड में ही सभी के सभी पेजेस भेज दीजिए और इसके साथ साथ आप हर एक ब्लैंक पेज हम लोग ने जो रखा हुआ है PDF में वैसा का वैसा पेज आप भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। कोई भी ब्लैंक पेज आप उसमें फ़ोटो निकाल के स्कैन करके अपलोड कर दीजिए क्योंकि वो ब्लैंक पेज हम लोग आपको फीडबैक देने के लिए यूज़ करते हैं।
सो जो 6 एसेस थे, राइजिंग फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स कॉजेस इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशंस, आर्ट ऑफ लिविंग वेल। तीसरा था अर्बन नक्सलिज्म, चेंजिंग प्रॉब्लम्स नीड चेंजिंग स्ट्रेटजीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, prospects and challenges for the future, interplanetary missions, prospects and challenges, and farmers' issues in India, unending misery. Now you need to understand that आप में से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आत्मनिर्भर भारत, मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर, ऐसा वाला जब ऐसे दिया था, आप सभी लोगों ने आत्मनिर्भर भारत मिशन या गवर्नमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में लिख रहे हैं। वैसा मत कीजिए, पहले इशू को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप उसका फोकस डिफाइन कीजिए। पहला वाला जो ऐसे है, राइजिंग फॉरेस्ट फायर इंसिडेंसेस, इट इज नॉट अबाउट इंडिया, तो ये वर्ल्ड लेवल का इशू है। आर्ट ऑफ लिविंग वेल, इट इज नॉट अबाउट इंडिया, ये वर्ल्ड लेवल का इशू है। अर्बन नक्सलिज्म बाय इट्स नेम, ये इंडियन फिनोमिनन है, सो ये इंडिया से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ल्ड लेवल का है। इंटरप्लानेटरी मिशंस, ये वर्ल्ड लेवल का है। और फार्मर्स इशू इन इंडिया, ये इंडिया लेवल का है। सो ये अननेसेसरी आप मिक्सअप कर देते हो, इंडिया लेवल के इशू को वर्ल्ड लेवल का लिख देते हो। ऐसा तो कम ही होता है, लेकिन वर्ल्ड लेवल के इश्यूज को आप ज़बरदस्ती जब इंडिया लेवल का लिखते हो तो आपके आंसर में प्रॉब्लम आता है। एक आपका डायमेंशन, वर्ल्ड व्यू, वो पूरा का पूरा मिसिंग रहता है, जिसके चलते हम लोग को ये दिक्कत आती है कि जो हमारा आंसर है इनकम्प्लीट रहता है और मार्क्स आने में प्रॉब्लम होता है। आर्ग्यूमेंट पूछे गए थे, चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू यूज स्मार्टफोन्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी बैंड इन इंडिया। रिपोर्ट पूछे गए थे, परमानेंट कमीशन टू वीमेन इन आर्म फोर्सेस, जजेस एंड ब्यूरोक्रेट्स शुड नॉट बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस पोस्ट रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद जजेस एंड ब्यूरोक्रेट्स को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। और प्रेसी और आर्ग्यूमेंट, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर भी पूछा गया था। आपको कोई भी दिक्कत हो, 8530314222, 8530316222 या 7420831018, ये नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। ग्रुप में आपके टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेरीज पोस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में आंसर देना मुश्किल हो जाता है। So first essay we are going to discuss is that rising forest fire incidents, causes and impact and solutions. So rising forest fire instances और incidences, अभी आपने देखा होगा अमेजोन में भी फायर हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में भी फायर हुए हैं, इंडोनेशिया में भी फायर हुए थे। उसके चलते आजकल ये इंसिडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, फॉरेस्ट फायर्स। एंड फॉरेस्ट हमारे इसमें बहुत सारे जल रहे हैं, तो इसके कॉजेस, इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशंस, इट इज़ एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इशू, इट इज़ आल्सो अ डेवलपमेंटल इशू। तो ये क्यों हो रहे हैं, उसके रीजंस क्या है, उसके ऊपर पूछा गया है। ये इंडिया के बारे में नहीं है, ये पूरी दुनिया के बारे में है और पूरे प्लानट के बारे में है। सो इसका जो इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, इसके इंट्रोडक्शन में आप एग्जाम्पल देख के लिख सकते हो। You can give an example of Amazon fires. You can give example of Australia. You can give example of Indonesia. और ये बहुत दिन तक चलते रहे हैं फायर्स। इसके एग्जाम्पल से बता सकते हो कि फॉरेस्ट फायर इंसिडेंसेस आर फार मोर कॉमन एंड इट हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर द ह्यूमैनिटी। या फिर आप इसको हमारे प्लानट के बारे में डिस्क्राइब करके भी स्टार्ट कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट वे में। Earth is the third and the only planet with a terrestrial planet with life, and the life on Earth is dominated by the activities done by the humans. Humans are most dominant species on this planet, on this blue planet. But this blue planet is rapidly turning into the darkish planet, या फिर आप बोल सकते हो dusty planet, because of the activities caused by the humans. Recent examples of Amazon fires, Australia forest fires, Indonesian forest fires is another nail in the coffin of the survival of the life on planet. ऐसे कुछ तो करके आप इसको
इंटरेस्टिंगली स्टार्ट कर सकते हो। बॉडी पार्ट इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें ऑलरेडी ये जो टॉपिक में क्लियरली बता दिया है क्या क्या करना है। सो बॉडी फर्स्ट पार्ट में आप सबसे पहले इंस्टेंसेस को थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो, बैकग्राउंड बता सकते हो, और बैकग्राउंड के साथ साथ इवेंचुअली इसी के साथ आपको कॉजेस बताने हैं। सो जो फॉरेस्ट फायर के जो कॉजेस है, ये कॉजेस में इमीडिएट कॉजेस आ जाएंगे और अल्टीमेट कॉजेस आ जाएंगे। क्यों हो रहे हैं, सभी जगह पे इतना कॉमन क्यों हो रहा है? सो इमीडिएट कॉजेस है वो लोकल एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर बढ़ गया, किसी ने आग लगा दी छोटी, जो विंड के चलते बहुत ज़्यादा फैल गई। लेकिन जो अल्टीमेट और इम्पॉर्टेंट कॉजेस है, दीज कॉजेस आर बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। सो आपको ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को इलेबोरेट वे में बताना पड़ेगा। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग होना स्टार्ट हो गया, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज़्यादा आ गया, और ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से ये ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ट्रैप करते, उसके चलते अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता गया। और ये टेम्परेचर बढ़ते जाने से जो एंथ्रोपोजेनिक और ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इसके चलते बहुत सारा क्लाइमेट में बहुत रैपिड चेंज आ रहा है, जो चेंज इतना पहले कॉमन नहीं था। सो अबाउट बिकॉज ऑफ दिस रैपिड चेंजेस many disasters are happening. One of these disasters is rising forest fire incidents. तो ये जो rising forest fires incidences है are more common because of this. इसके साथ साथ अभी जो forest fire जो कुछ कुछ जगह पे common है, क्योंकि अभी जो forest है they are artificial, or rather than artificial we can say that these are afforested land, अफॉरेस्टेशन किया हुआ लैंड है। और जब हम लोग अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वी आर यूजिंग मोनोकल्चर। मोनोकल्चर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। मोनोकल्चर मतलब एक सिंगल स्पीसीज के, जैसे नीलगिरी फॉरेस्ट है, सिंगल स्पीसीज के प्लांट्स और ट्रीज, हम लोग ट्रीज के सैपलिंग्स यूज कर रहे हैं, और ये बहुत ही क्लोज प्लांट कर रहे हैं ताकि ये फॉरेस्ट बहुत घना हो सके। और ये क्लोज प्लांट करने से जब ये फास्ट ग्रोइंग है, और जब ये ग्रो हो रहे हैं, वेन एवर देर इज अ फायर, ये नेचुरली ग्रोन फॉरेस्ट नहीं है, ये आर्टिफिशियली प्लांटेड फॉरेस्ट है। सो जब फायर लगता है तो जो नेचुरल बैरियर्स रहते हैं, जब अलग अलग स्पीसीज रहता है तो अलग अलग स्पीसीज का जलने का रेट अलग अलग रहता है। कुछ बुशेस रहेंगे, कुछ श्रब्स रहेगा, और नेचुरली गैप रहेगा। जो नेचुरल बैरियर और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है वो, ये जो प्रोटेक्शन करके जो चीज़ें काम करती है, वो नेचुरल प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाता है जब हम लोग आर्टिफिशियली फॉरेस्ट लगाते हैं। उसका भी आपको ये देना चाहिए। और इसके साथ साथ ओवर यूज़ है, एक्सप्लॉयटेशन है, इसके साथ आप इसके कॉजेस दे सकते हो। इसका दूसरा पार्ट है इम्पैक्ट। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना पड़ेगा इसके इम्पैक्ट फॉरेस्ट फायर के, फॉरेस्ट का यूज़ क्या है, फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है। तो इसके जो इम्पैक्ट्स है, एक तो जब फॉरेस्ट जल जाएंगे, दीज आर द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। सो ऑक्सीजन सप्लाई करना, जो भी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, बाकी जो सर्विसेज और जो रॉ मटेरियल हर एक चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रिसोर्सेस हम लोग को फॉरेस्ट से मिलते हैं, वो इनफाइनाइट है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि हमारा सर्वाइवल उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और बाकी स्पीसीज़ का सर्वाइवल एंड एंटायर बायोडाइवर्सिटी इज़ डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर्स। सो इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है, ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज वगैरह है। क्लाइमेट चेंज और फास्ट हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा, सी लेवल राइज हो जाएगा। सो ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट्स है, वो सब कुछ डिजास्टर्स आ जाएंगे। डिजास्टर्स विल बी मोर कॉमन। डिजास्टर्स लाइक फ्लड, ड्रॉट्स, एक्सेसिव रेनफॉल, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। इसके साथ साथ और
अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, वेदर और क्लाइमेटिक पैटर्न और ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। इससे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ इनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये सीरियस इम्पैक्ट्स है इसके। इसके साथ साथ आपको पूछा गया है सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशंस में आपको जो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग के सॉल्यूशंस है वो तो लिखने ही हैं कि अफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट और बढ़ाना चाहिए। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉज स्ट्रिक्ट करने चाहिए और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि ताकि फॉरेस्ट फायर को रोका जा सके। लॉ स्ट्रिक्ट होने चाहिए। बीच बीच में बफर जोन्स होने चाहिए फॉरेस्ट में भी। फॉरेस्ट जब हम लोग प्लांट कर रहे हैं या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फॉरेस्ट में मोनोकल्चर को अवॉइड करना चाहिए। अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, ये तो सब जगह पे आएगा। करिकुलम में लाना चाहिए, स्कूल लेवल में लाना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को अरेस्ट करना है। अरेस्ट मतलब रोकना है, शुड बी स्टॉप्ड। और हम लोग को अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग को रोकने वाली जो चीज़ें हैं ना, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी, बर्निंग को रोकना है, लेस फॉसिल फ्यूल यूज, क्लीनर एनर्जी, एनर्जी इफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह 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 यूज़ करना, ये सभी सॉल्यूशंस। एंड अल्टीमेटली इनके साथ साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि सभी लोगों ने साथ में मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहिए। एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन, ये क्यों करना चाहिए? कंक्लूजन में अर्थ इज़ ओनली नॉन हैबिटेबल प्लैनेट। अगर और एटमॉस्फेयर हम लोग सभी चीज़ें शेयर करते हैं, अवर एटमॉस्फेयर इज़ ग्लोबल कॉमन, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे पोल्यूशन हो गया तो अमेरिका वाला आदमी भी उतना ही सफ़र करने वाला है, अमेरिका में पोल्यूशन हुआ तो इतना हम लोग भी सफ़र करने वाले हैं अल्टीमेटली, क्योंकि डिफ्यूजन होता रहता है। सो एवरी वन इज गोइंग टू सफ़र। सो इट इज़ एवरी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट अवर मदर नेचर। आर्ट ऑफ लिविंग वेल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, आर्ट ऑफ लिविंग वेल में श्री श्री रविशंकर जी का जो प्रोग्राम था, इसके बारे में लिखा है। बट दिस essay इज नॉट अबाउट द प्रोग्राम और द करिकुलम और द कोर्स ऑफ श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर का प्रोग्राम के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन क्यों पूछेगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जेनेरिक कंसेप्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग वेल। नाउअडेज दिस कंसेप्ट इज गेनिंग अ पॉपुलरिटी कि हर किसी ने अच्छा जीना चाहिए, मीन्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। दे आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, एक तो सेटिस्फैक्शन, कंटेंट, फीलिंग ऑफ कंटेंट, हैप्पीनेस, वेल बीइंग, ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि हैप्पीनेस के लिए अभी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस नाम का एक कंसेप्ट आया था और हैप्पीनेस इंडेक्स भी रिलीज़ हुआ है। भूटान ये कंट्री इसको ज़्यादा प्रमोट करता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ में हर किसी को अभी नाउअडेज पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट द सेटिस्फैक्शन, द कंटेंट, द हैप्पीनेस एंड देयर ओन सब्जेक्टिव वेल बीइंग। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग वेल। सो आर्ट ऑफ लिविंग वेल क्या है कि ये आपका सब्जेक्टिव फीलिंग है जो हर एक आदमी के लिए अलग अलग रहता है। मैंने जिंदगी अच्छे से जिया मतलब क्या किया, ये हर एक बंदे के लिए, हर एक बंदी के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये सब्जेक्टिव वेल बीइंग में क्या क्या चीज़ें आता है उसके ऊपर है। ये एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, आइडियली किसी ने भी ये ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने ये ऐसे अटेम्प्ट किया है और बहुत ही कम मार्क्स आए हुए हैं क्योंकि आपको ये कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया। सो ये एब्स्ट्रैक्ट है।
इसको अटेम्प्ट नहीं करना। एग्जाम में एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आया तो अटेम्प्ट नहीं करना। आए तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए 99% लोगों को इसमें बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। क्योंकि ऐसे वाले निबंधों में कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं रहता। सो दिस essay इज अबाउट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्ट ऑफ लिविंग वेल। सो फिर भी मैं बताता हूँ, इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो कि आजकल जो सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रहे हैं, मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहे हैं लोगों के बीच में, जो स्ट्रेस लेवल्स आर राइजिंग, dissatisfaction is very common. Nobody is satisfied in their jobs, nobody is satisfied about their lives, nobody is satisfied of their own looks, nobody is happy. हर किसी का कुछ ना कुछ तो लाइफ के बारे में जो कंप्लेनिंग लाइफ है ये चल रहा है। एंड nobody seems to have learned the art of living well, कि अच्छे से कैसे जीना किसी को भी नहीं पता। जितने उतने रिसोर्सेस है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। बॉडी पार्ट में आप बता सकते हो द प्रॉब्लम्स और द चैलेंजेस एवरीवन फेसेस। इसमें जॉब रिलेटेड, इसमें सब कुछ आ जाएगा, स्ट्रेस, उसमें फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल, सब कुछ आ जाएगा, रिसोर्सेस रिलेटेड, साइकोलॉजिकल, ये सब फैक्टर आ जाएंगे। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लेकिन इसका जो खुद का रिएक्शन है, द इंडिविजुअल्स रिएक्शन rather than reaction, response to these external factors is more important in determining the stress level. If this reaction is healthy, for example, एक ऐसा बंदा होगा कि जिसको महीने में 15,000 रुपये मिल गए, वो बहुत खुश है, he is very happy एंड वेरी सेटिस्फाइड कि चलो ये महीने में मेरा महीना अच्छा कटेगा। और एक ऐसा बंदा होगा जिसको 1.5 लाख रुपए महीने में आ गया तो भी बोल रहा है यार ये महीने में कम सैलरी दे दिया है, मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और वो बहुत स्ट्रेस में है, मुझे ये लोन को रिपे करना है, वो लोन को रिपे करना है। सो इट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। और ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्स पॉजिटिवली कैसे आएगा और लाइफ को और पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिकली कैसे लिया जाएगा, दिस इज नथिंग बट आर्ट ऑफ लिविंग वेल। ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, इसमें कुछ बुद्धिज्म के, हमारे रिलीजियस कंसेप्ट भी आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे कि एक्सेप्टेंस, नॉन रिएक्शन बट healthy response, learning healthy response, gratitude, thinking about the worst, being optimistic about the outcome, keeping smaller targets, keeping things simple। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपका लाइफ इजी हो जाएगा, जिससे आपको आप बहुत हमेशा खुश रहोगे, अननेसेसरी फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहोगे। इसको दिस इज़ नथिंग बट आर्ट ऑफ लिविंग वेल। हमारे संतों ने, हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स ने, और इवन श्री श्री रविशंकर जी के प्रोग्राम में भी यही चीज़ें अलग अलग तरीके से बताई गई है। इसके बारे में बताना है, इसके इम्पोर्टेंस बताना है, इसके एडवांटेजेस क्या है। आप हेल्दी रहोगे, हेल्दी
happy individual, will lead to happy family, will lead to happy and constructively engaged society. सोसाइटी हेल्दी और हैप्पी रहेगा, और क्या चाहिए, इससे क्या होगा, नेशनल ग्रोथ एंड नेशनल डेवलपमेंट. अभी इसको प्रमोट कैसे करेंगे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रमोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सभी लोगों का इशू है. सो हम लोग को जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो प्रमोट करना चाहिए. इसमें से कुछ चीज़ें हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेके सभी हमारे करिकुलम में होना चाहिए कंपलसरीली. स्कूल लेवल से ही ये चीज़ें सिखाना चाहिए. स्कूल लेवल से ही जो कंपैशन, ये चीज़ें, काइंडनेस, ये सिखाना चाहिए. इसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन, जो हम लोग पहले किया करते थे, खाना खाने से पहले खाने को हम लोग नमस्कार करके हम लोग ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते थे, थैंक यू. क्रिश्चियनिटी में भी आज भी कभी कभी किया जाता है, हम लोग भी करते थे कि हमें ये खाना तो नसीब हुआ, बाकी लोग को वो भी नहीं हो रहा है, इसीलिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं. इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है, हम लोग को लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है. सो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन के ऊपर करना चाहिए. सब्जेक्टिव वेलबींग सिखाना चाहिए. और स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेके सभी चीज़ें इसके लिए करना चाहिए. गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाना चाहिए. गवर्नमेंट शुड enact policies to keep citizens healthy and happy. सो हैप्पीनेस क्वेश्चन, ये चीज़ों के ऊपर हम लोग को डेवलपमेंट में काम करना चाहिए, बिकॉज सब्जेक्टिव वेलबींग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सब्जेक्टिव वेलबींग ऑफ द सोसाइटी एंड नेशंस. और इसको प्रमोट करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स को कर सकते हैं. इसमें और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जो ऑलरेडी चल रहा है. पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. एंड कंक्लूजन, इवन दो आर्ट ऑफ लिविंग कोई भी कर सकता है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग मोस्ट लोगों को बिल्कुल ही नहीं आता है. इसलिए मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड, स्पेशली इन द कट थ्रोट रैट रेस कंपटीशन एंड कंज्यूमरिस्टिक वर्ल्ड, nowadays nobody or very few people actually feel happy. They are almost always dissatisfied with whatever they have. So इसीलिए art of living should be taught to each and every individual. एटलीस्ट हम लोग को, ह्यूमन बीइंग को, ये सब हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज तो कर सकते हैं. अर्बन नक्सलिज्म चेंजिंग प्रॉब्लम नीड्स चेंज स्ट्रेटजीज. अर्बन नक्सलिज्म ये इवन तो दिस फिनोमिनन इज नॉट न्यू, लेकिन ये जो फिनोमिनन है ये अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है. पिछले 10 सालों में इसके ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा हो रहा है. सो आपको पहले इंट्रोडक्शन में आप नक्सलिज्म का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. इन 1967, चारू मजूमदार, कानू सन्याल, जंगल संताल, 3 individuals led group of people with indigenous weapons against the zamindars to fight for what they thought were their denied rights. And in a remote village named Naxalbari in in Kuch Behar region of West Bengal. And along with this started a movement known as Naxalism. India is still fighting to control. ये करके, इसको करके आप स्टार्ट कर सकते हो. आप बता सकते हो नक्सलिज्म मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, स्प्रेड हो गया. थोड़ा सा ऐसा इंट्रोडक्शन करके बता सकते हो. द नक्सलिज्म का जो है अभी नया वाला रूप ज़्यादा आ रहा है, उसको बोलते हैं अर्बन नक्सलिज्म. एंड यू कैन गिव डेफिनेशन ऑफ द अर्बन नक्सलिज्म. पुराना वाला नक्सलिज्म था वो जल जंगल ज़मीन वाला लड़ाई था.
मीन्स ये लोकल चीज़ों के लिए लड़ाई था, ये जनरली फॉरेस्ट में लड़ा जाने वाला, ट्राइबल्स वाला, और जो डाउन रिडन है, डाउन रिडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, स्पेशली लोअर कास्ट एंड लैंडलेस, जिनको लैंड निकाल दिया गया उनको दिया नहीं, लैंडलेस लेबरर्स द्वारा शुरू किया गया ये लड़ाई था। लेकिन जो न्यूअर फॉर्म ऑफ नक्सलिज्म है, अर्बन नक्सलिज्म, इट इज एट अर्बन लोकेशंस, इट इज मेनली फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो ये नक्सलिज्म इज, ये कार्ल मार्क्स ने जो बोला था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आने वाला कम्युनिज्म है, जिसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स इकट्ठा हो जाएंगे, वो वाला ये है, जिसमें रिवॉल्यूशन किया जाने वाला कोशिश किया चाहिए थ्रू रेडिकलाइजेशन। और इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पुअर पीपल, पुअर एंड destitute poor from urban centers. So basically Naxalites want to take their fight to the urban areas. They do not want anymore to limit their fight to the jungles only. So Naxalism के बारे में पढ़ के रखो, इस साल वेरी इंपॉर्टेंट है। और बॉडी पार्ट 1 में आप बैकग्राउंड बता सकते हो, इसी का ही अर्बन नक्सलिज्म क्या है वगैरह वगैरह, कैसे स्प्रेड होना चाहता है, और ये नए नए अर्बन एरियाज में जा रहा है। वन ऑफ द मेन सेंटर्स फॉर अर्बन नक्सलिज्म आर, यू कैन टेक गिव एग्जांपल्स ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स, elite institutes like IIM, IITs, कुछ NITs are infamous for the breeding ground for the urban Naxalites. and इसका एक बेल्ट है, इसको नक्सलाइट बोलते हैं गोल्डन कॉरिडोर। पहले नक्सलाइट जो थे वो ग्रीन कॉरिडोर में थे, नाउ गोल्डन कॉरिडोर। दिस गोल्डन कॉरिडोर इज पुणे अहमदाबाद इंडस्ट्रियल बेल्ट। सो इसको नक्सलाइट्स अभी टारगेट करने का कोशिश कर रहे हैं, और बेसिकली सभी अर्बन सेंटर्स में उनको रेडिकलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं फॉर देयर ओन पॉलिटिकल गेन्स, टू अपराइजिंग क्रिएट करने के लिए, आर्म स्ट्रगल करने के लिए अगेंस्ट द सो कॉल्ड एलिजेड कैपिटलिस्ट लेड गवर्नमेंट एंड द सो कॉल्ड एलिजेड fake democracy, which actually acts in favor of only capitalist and rich people, ऐसा नक्सलाइट्स का एलिगेशन है। इसके खिलाफ ये करने के लिए कोशिश करें। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम कि अर्बन एरिया में करने का कोशिश करें, तो स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा। पहले हम लोग ऑपरेशन ग्रीन हंट कर रहे थे, अभी सब कुछ चेंज हो गया। सो हम लोग को ये समझना चाहिए पहले इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इसका इम्पैक्ट अभी अर्बन एरियाज़ में होने वाला है। अर्बन एरियाज़ में अटैक्स हो सकते हैं, अर्बन एरियाज़ में अपराइजिंग हो सकता है, अर्बन एरियाज़ में रायट्स हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाले सिचुएशन क्रिएट किए जा सकते हैं, यूनियन और उसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, लेबर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड बंद्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और इनको मिलिटेंट स्वरूप दिया जाएगा। मिलिटेंट मतलब अल्टीमेटली ये हाथ में हथियार ले लेंगे और अटैक करना शुरू कर देंगे, एंड इट विल लीड टू वायलेंस। एंड अर्बन सेंटर में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दीज वायलेंसेस, एंड अल्टीमेटली पॉलिटिकल और स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इसके साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, बिकॉज
बंद वगैरह हो जाएंगे तो अर्बन सेंटर्स काम नहीं कर पाएंगे, अर्बन सेंटर्स काम नहीं कर पाएंगे, इंडस्ट्रीज बंद पड़ेंगे तो इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएंगे, देश को भी नुकसान है। और इसके साथ साथ अल्टीमेटली एफडीआई एंड डेवलपमेंट पूरा रुक जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना कम हो जाता है, सभी इन्वेस्टमेंट आना कम हो जाता है और डेवलपमेंट रुक जाता है। और डेवलपमेंट जब रुकता है तो ये विशियस साइकिल स्टार्ट होता है। बिकॉज ऑफ द अंडर डेवलपमेंट अगेन लोग पॉवर्टी में चले जाते हैं, पॉवर्टी में चले जाएंगे, फिर से रिवॉल्ट करने के ऊपर आ जाएंगे। इसका ये सीरियस इम्पैक्ट है। इसको सोल्यूशन करने के लिए वी नीड मॉडर्न सॉल्यूशंस। सो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ करना है तो मीडिया को इफेक्टिवली यूज करना है टू क्रिएट अवेयरनेस। इंटेलिजेंस मशीनरी को रिवैम्प करना है और इंटेलिजेंस मशीनरी को ये करना है। अर्बन सेंटर्स के जो सेंटर्स है या जहाँ से ये ज़्यादा स्प्रेड होता है, जैसे कुछ इंटेलेक्चुअल सेंटर्स रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ रहते हैं, वो सेंटर्स को ढूंढ निकालना है, डी रेडिकलाइज करना है, लोगों को बताना है कि ये अर्बन को ये नक्सलाइट्स कुछ आपके लिए मसीहा नहीं है, आपके लिए कुछ काम नहीं कर रहे, ये एक्चुअली खुद के इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए वायलेंस करके इनोसेंट लोगों को मार के ये पावर कैप्चर करना चाहते हैं। इसके बारे में आपको बताना है। जो यूनियंस है उसके ऊपर ध्यान रखना है, यूनियंस एंड एक्टिविटीज़ के ऊपर। इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा हर एक स्टेट गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए अर्बन नक्सलिज्म को रोकने के लिए एक this is a very new thing and we don't know how to deal with this because we don't know how this yet spreads, कितना स्प्रेड होगा, कैसे होगा, क्या कर रहे हैं, इसको पता नहीं है। इसके लिए सर्विलेंस मशीनरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को अरेस्ट करके इसके लिए स्ट्रिंजेंट एक्ट्स के थ्रू प्रॉपर ट्रायल्स जस्टिफाइड वे में इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। कंक्लूजन में आपको बताना है नक्सलिज्म के बारे में। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बोला था 2006 में, द नक्सलिज्म इज़ परहैप्स द बिगेस्ट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। नक्सलिज्म का हम लोग कंट्रोल तो कर पाए हैं जब से हम लोग ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय करना शुरू कर दिया और मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनाया। तो इसके साथ साथ यहाँ पे इनके फंडिंग्स भी कंट्रोल करने के लिए कोशिश करना चाहिए। सोशल मीडिया को भी ध्यान रखना चाहिए। सो कंक्लूजन में हम लोग बता सकते हैं कि जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को लाना शुरू कर दिया और मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी और डेवलपमेंट अपनाया, तो उसके साथ साथ नक्सलिज्म का इन्फ्लुएंस जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ से तो कम हो गया, हाईली इन्फ्लुएंशियल डिस्ट्रिक्ट्स तो कम हो गए, लेकिन अभी जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है वो अर्बन एरिया में बढ़ रहा है। इसके लिए न्यूअर स्ट्रेटजीज को अपनाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर। प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस साल के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन में you can write about giving the examples such as आप टेस्ला सेल्फ ड्रिवन कार का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप अलेक्सा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप गूगल होम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप सोफिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो रोबोट है, आप सीरी का एग्जाम्पल दे सकते हैं एप्पल के। तो ये एग्जाम्पल दे के या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन देके आप ये ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी रोबोट या फिर कोई मूवी का एग्जांपल देके भी आप इसको, कोई इंस्टेंस देके भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और आप इसमें अल्टीमेटली इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है कि ये चाहते क्या है। तो इसके बॉडी पार्ट में यू कैन गिव ब्रीफ बैकग्राउंड
बैकग्राउंड मतलब आपको कभी भी हमेशा है ना थोड़ा सा हिस्टोरिकल बताना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आया। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसके रिवोल्यूशन के साथ, जिसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोला जाता है, इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मतलब क्या? थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है, ये आपको बताना पड़ेगा। थिंकिंग, मेमोरी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लर्निंग, ये जो चीज़ें हैं जिसको हम लोग इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंसेस है। तो ये जो इंटेलिजेंसेस है, ये इंटेलिजेंस जब मशीन खुद लर्न करता है तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मशीन लर्निंग। ये जो मशीन लर्निंग है इसके अलग अलग मॉडल्स है। पहले एक ओल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ करता था जिसके में यहाँ पे अल्गोरिदम्स रहते हैं जो अपने आप पैटर्न लर्न करते हैं। पैटर्न आइडेंटिफाई करना, प्रेडिक्ट करना, ये चीज़ें इसमें देखा जाता है। अल्गोरिदम्स रहते हैं, वो खुद को अपना जो मॉडल है वो मॉडल को परफेक्ट बनाते जाते हैं अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। और इसके साथ साथ मशीन लर्निंग में अभी डीप लर्निंग भी आ गया है एंड डेटा साइंस, जो मेटा डाटा को स्टडी करता है। और इसमें अल्गोरिदम्स, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, प्रेडिक्शन, मॉडल्स बनाना, डीप लर्निंग बनाना, अल्गोरिदम। और जो ये प्रोग्राम है ये सेल्फ प्रोग्राम भी कर सकते हैं, सेल्फ प्रोग्रामेबल कुछ प्रोग्राम्स है। अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर जो खुद ब खुद डिसीजन ले सकता है, सोच सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी है, लेकिन ये बेसिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। प्रोस्पेक्ट्स क्या है? सब जगह पे आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट्स मतलब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे? मेडिसिन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने के लिए, स्पेस में, मेडिसिन में सर्जरी करने से लेकर डायग्नोसिस करने तक कुछ भी किया जा सकता है, रोबोटिक्स में, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी सेक्टर में, ये सभी सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ये सभी सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन सेक्टर में भी यूज़ किया जा सकता है। नया नया लर्निंग हम लोग को देने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने के लिए, ये सभी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे सब एप्लीकेशंस है। चैलेंजेस क्या क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आपको ये दोनों साइड बताना पड़ेगा। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज़ डिविजिव, मीन्स देर इज अ डिजिटल डिवाइड, ये सभी लोगों के पास नहीं है। दूसरा, दिस कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल, एंड देर इज सीरियस एलिगेशंस और सीरियस risk for the survival of the human beings. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो चैलेंजेस आने वाले हैं, जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इवेंचुअली जो ह्यूमन लेबर जो है उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आउटडेटेड हो जाएगा वो। और हम लोग को कुछ काम ही नहीं बचेगा। तो उसके साथ साथ
लिथार्जी और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, लोनलीनेस आ सकता है, और इसके साथ साथ इसका मिसयूज कैन लीड टू क्राइम्स। सीरियस बहुत बड़े बड़े क्राइम जैसे टेररिज्म से लेके सब कुछ करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कंक्लूजन अबाउट द टेक्नोलॉजी, इसमें कोट्स यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट सर्वेंट बट मिजरेबल मास्टर और डेंजरस मास्टर। सर्वेंट करके तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो जब वो मालिक बन जाता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके बारे में आप लिख सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लिख सकते हो। इंटरप्लानेटरी मिशंस, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। सो इंटरप्लानेटरी मिशंस अभी टेस्ला प्लान कर रहा है, हम लोग नासा भी प्लान कर रहा है। मैन मिशन हम लोग अब तक हम लोग सिर्फ मून तक किया था। हम लोग जो मिशंस है एक प्लैनेट से लेके दूसरे प्लैनेट तक मैन्ड एंड अनमैन्ड मिशंस हम लोग प्लान करने की हम लोग अभी प्रोसेस में हैं। सो इंटरप्लानेटरी मिशंस, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, ये सभी स्पेस ट्रैवल की तरह ही है। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो मार्स को कॉलोनाइज करने का, मार्स मिशन करने का जो एलोन मस्क है उसका प्लान है 2025 तक जाने का। इंडिया का दिस ऐसे इज़ नॉट अबाउट इंडिया। इंडिया ऑलरेडी गगनयान प्लान कर रहा है, मैन मिशन प्लान कर रहा है। ऑलमोस्ट every developed country is involved and planning the interplanetary missions, and it is also known as the space race. ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है स्पेस रेस, जैसे गोल्ड रश था स्पेस रेस भी स्टार्ट हो चुका है, ताकि जो स्पेस में जो रिसोर्सेस अवेलेबल रहेंगे उसको सबसे पहले हार्वेस्ट करने के लिए। बॉडी पार्ट में आप बता सकते हो कि पहले स्पेस ट्रैवल और जो मिशंस है, ओल्ड मिशंस है, उसके इवोल्यूशन के बारे में बता सकते हो। सबसे पहले हम लोग ने स्पुतनिक नाम का एक सैटेलाइट छोड़ा, उसके बाद धीरे 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 यहाँ तक कहाँ तक डेवलपमेंट आया है, जस्ट सिंपल बैकग्राउंड। नेक्स्ट पार्ट में आप बता सकते हो कि प्रोस्पेक्ट्स में क्या है। प्रोस्पेक्ट्स में हम लोग कॉलोनाइजेशन, दूसरे प्लैनेट में जाके रहना, दूसरा रिसोर्सेस में मेटल्स, नॉन मेटल्स, तीसरा है एक्सपीरियंस फॉर लॉन्गर मिशंस, चौथा है सर्वाइवल। इवेंचुअली अगर हम लोग को मूव होना ही पड़ा अर्थ छोड़ के दूसरी जगह पे, तो सर्वाइवल होने के लिए ये एक्सपीरियंस। पांचवा है टेक्नोलॉजी, छठा है सिक्योरिटी, क्योंकि नेक्स्ट थिएटर ऑफ वॉर इज स्पेस। तो इसके इतने प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हो। चैलेंजेस में आप बता सकते हो कि इट इज़ डेंजरस एंड वेरी एक्सपेंसिव, टैक्स पेयर्स मनी, और टैक्स पेयर का पैसा कहाँ पे जा रहा है। सोशल एविल्स ऑलरेडी है, सोशल प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है। मिसयूज, वॉर, स्पेस वॉरफेयर की तरह, स्पेस डेब्री, ऑलरेडी स्पेस डेब्री बहुत है और बहुत ज़्यादा स्पेस डेब्री हो जाएगा तो और ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आ सकते हैं। रिस्क ऑफ लाइफ, ये मेजर चैलेंजेस है और जिसके बारे में आप बात कर सकते हो। कंक्लूजन, वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन and one giant
लीप फॉर मैनकाइंड। कौन बोला था ये? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इससे आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके साथ साथ हम लोग ने सबसे पहले कोई भी फॉरेन प्लैनेट या कोई भी टेरिटोरियल चीज़ के ऊपर अपार्ट फ्रॉम अर्थ पैर रखा था। इसके साथ साथ एक स्पेस का एक नया एरा शुरू हुआ जिसमें सभी लोगों को, स्पेशली इंडिया भी पीछे नहीं रह सकता टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन इसमें सभी लोगों ने, पूरे अर्थ के सभी कंट्रीज़ ने कोऑपरेट करके इसके साथ डील करना चाहिए रादर देन कंपटीशन फॉर द वर्ल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी। फार्मर्स इशू इन इंडिया, अनएंडिंग मिजरी, इट इज़ अ टिपिकल इशू। पिछले 4 साल में 3 बार आ चुका है। इंट्रोडक्शन आप फार्मर्स के बारे में कर सकते हो, पिछले डिस्कशन में भी मैंने बताया था। फार्मर्स के इशू से, सुसाइड से आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो, ये जनरल इशू है। बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम्स, फार्मर्स के जो इश्यूज है उसके बारे में बताओ, बैकग्राउंड बताओ, क्या क्या चलता रहता है। फार्मर्स के इश्यूज में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका इम्पैक्ट एंड अल्टीमेटली इसके सॉल्यूशंस। सो बैकग्राउंड ये है कि 60% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी सेक्टर्स, बट पर कैपिटा इनकम इज वेरी वेरी लो, देर इज डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ साथ मार्जिनल लैंड होल्डिंग है, पर कैपिटल लैंड होल्डिंग बहुत लेस है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, जो टेक्नोलॉजी पुराना है, सीड्स अच्छे नहीं हैं, क्लाइमेट और वेदर हमारा साथ नहीं देता है, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो चुकी है, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता, जो फार्मर्स है वो इलिटरेट है या पुराना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है उनमें, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट नहीं मिलता, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सॉइल का टेस्टिंग नहीं किया जाता, फर्टिलाइजर्स अच्छे यूज़ नहीं करते, पेस्टिसाइड्स अवेलेबल नहीं है, सब्सिडीज ठीक से मिलते नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, पेरिशेबल आइटम्स है, मार्केट अच्छे से अवेलेबल नहीं है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सफिशिएंट नहीं है या फिर एक्सप्लॉयटेटिव है। ये सभी के सभी मेजर इश्यूज है और फार्मिंग को कोई डिग्निटी नहीं बचा। ये जो इश्यूज है इसका इम्पैक्ट बता दो फूड सिक्योरिटी से लेकर हर एक चीज़ पे, और ये सभी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी ये पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। कंक्लूजन में बताना पड़ेगा, अन्नदाता है तो अन्नदाता को मदद करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो MS स्वामीनाथन सर का एक कोट है जिससे आप बात कर सकते हो कि एग्रीकल्चर फेल हो गया तो और कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आर्ग्यूमेंट, चिल्ड्रेन शुड नॉट बी अलाउड टू यूज स्मार्टफोन्स। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो nowadays many children are using smartphones as the adults are also using and children are also using smartphones. Recently the debate started whether we should stop children from using smartphones. फॉर में बता सकते क्यों रोकना चाहिए। पहले तो वो इमैच्योर है, दे गेट एडिक्टेड, they can see inappropriate content, age inappropriate content. फ्रॉड हो सकते हैं, पैसे वगैरह कटते हैं आजकल बहुत ज़्यादा है, बच्चों को उल्लू बना के कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भी होता है। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं, it might lead to exploitation of the children, cyberbullying, cyber stalking, इसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ है हैम्पर हो जाएगा, डिटेरियोरेट हो जाएगा। नो फिजिकल सोशल लाइफ, नो फिजिकल एक्टिविटी, नो सोशल लाइफ, नो प्लेग्राउंड्स, ऑलवेज एंशियस वगैरह 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 वगैरह, ये सब रहेगा। रोना धोना चलता रहेगा वगैरह वगैरह।
क्यों नहीं देना चाहिए, वाई वी शुड अलाउ चिल्ड्रेन, अगेंस्ट क्यों अलाउ करना चाहिए, आजकल पेरेंट्स को टाइम नहीं है उसके लिए, दूसरा वो एंगेज रहेंगे, तीसरा वो एटलीस्ट नज़रों के सामने रहेंगे, आजकल किडनैपिंग वगैरह बढ़ रहा है, चौथा ट्रैक किया जा सकता है उनका एक्टिविटीज़, जो फ़ोन और उनका एक्टिविटी ट्रैक किया जा सकता है, जीपीएस से उनका लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए अलाउ कर देना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में वो सीखेंगे, लर्निंग जो अगले मतलब बड़े जब हो जाएंगे तो उनको यही काम में आने वाला है, तो उसके बारे में अच्छा चीज़ें सीख सकेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, कंसेप्ट इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें के बारे में आप बात कर सकते हो और आपको कंक्लूड करना है। Even though there should not be a blatant ban on the use of smartphone by the children, but there should be regulations and awareness should be created amongst everyone about the problems associated with excessive use of the smartphones by children and the negative implications on their psyche or negative implications on their personality or mental health. uh, so advisories should be issued in the schools and they should be made available to the parents about this, and parents should take care that it should not be used in excess and only for the appropriate thing and properly track कि वो क्या कर रहे हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड शुड बी बैंड इन इंडिया. इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स क्या है और इसके बारे में डिबेट क्यों है, फॉर में क्यों बैन करना चाहिए, सॉइल फर्टिलिटी कम हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, diseases in human beings such as methemoglobinemia, अस्थमा, ये सब कुछ हो रहा है. सुसाइड करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, सुसाइड करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं. सैलिनिटी बढ़ रहा है, सॉइल का सैलिनिटी बढ़ रहा है, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे हैं, इसलिए डायरेक्टली बैन ही कर देना चाहिए वगैरह वगैरह. अगेंस्ट में आप बोल सकते हो कि क्यों नहीं करना चाहिए. पहले तो इंडिया में हैज़ वेरी लो यील्ड, फार्मर के बहुत इशू है, इसमें यील्ड ही कम है, ठीक है ना. डिसीजेस आर मोर कॉमन. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. और भी कम यील्ड है. फूड सिक्योरिटी का इशू पैदा हो जाएगा. सुसाइड्स बढ़ जाएंगे, फार्मर सुसाइड्स. और
गवर्नमेंट ऑलरेडी सब्सिडी दे रहा है। फार्मर्स पूर हो जाएंगे बहुत। कंक्लूजन में बताना है कि द even though there are many drawbacks of using chemical pesticides and fertilizers, but banning them outrightly will seriously impact India's food security. Hence, they should not be outrightly banned. But along with but government should promote less use of chemical fertilizers and pesticides, and should simultaneously promote the organic farming. परमानेंट कमीशन टू विमेन इन आर्म फोर्सेस, अभी रिपोर्ट के बारे में आप जानते हो। गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसीजन लिया है कि आर्म फोर्सेस में, स्पेशली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में विमेन को परमानेंट कमीशन मिलेगा, जो पहले नहीं था, सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन था। सो इंट्रोडक्शन, ये डिसीजन के बारे में बता सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से बात कर सकते हो। बॉडी पार्ट में आप इसका और डिटेल बता सकते हो कि परमानेंट कमीशन स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन सभी सेक्टर में नहीं स्टार्ट हुआ था। 1993 में स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे सिर्फ मेडिकल कोर, नर्सिंग कोर, ऐसी जगह पे थे, एजुकेशन कोर में, अभी सब जगह पे आ रहा है। ये बैकग्राउंड बता सकते हैं, इसका इम्पैक्ट बता सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट, और उसका एनालिसिस बता सकते हैं कि अभी तक नहीं दे रहे थे, लेकिन आर्म फोर्सेस ये सिक्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं। सो कॉशियसली, स्लोली अलाउ कर देना चाहिए टिल आवर सोसाइटी एंड आर्म फोर्सेस आर रेडी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। बिकॉज सिक्योरिटी के मामले में ऐसा नहीं है कि वीमेन कमज़ोर है, वो बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो सिक्योरिटी इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क, तो ये टीम वर्क में डिवाइड होके नहीं चलेगा। सो स्लोली प्रोग्रेसिवली विमेन को अलाउ कर दिया जाना चाहिए, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाना चाहिए परमानेंट कमीशन के साथ साथ। कंक्लूजन, इट्स अ गुड स्टेप इन राइट डायरेक्शन, बट राइट स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। इट इज़ बेटर फॉर इंडिया, as almost all the developed countries are already doing this. Judges and bureaucrats should not be allowed to contest elections post retirements. इंट्रोडक्शन, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, नाम लेने का ज़रूरत नहीं, यू शुड नॉट टेक एनी नेम्स। आपका ये XYZ डेट और वो सब कुछ चलता रहेगा, आपको कोई भी नाम नहीं लेना। आप एग्जाम्पल दे सकते हो जिसके चलते रिसेंटली डिबेट शुरू हो गया कि ब्यूरोक्रेट्स जो जॉब से रिज़ाइन करके इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, जज रिटायर होने के बाद इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, या डायरेक्टली ये, तो उनके पहले वाले डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स रेज हो रहे हैं। इसके बारे में बता सकते हो। बॉडी में आप बता सकते हो बैकग्राउंड एंड एग्जांपल्स विदाउट टेकिंग नेम्स। आप बता सकते हो कि इट इज़ नॉट इलीगल, इट वॉज ऑलरेडी अलाउड, बट इट इज़ अ क्वेश्चनेबल बिहेवियर, कि पॉलिटिकल गेन के लिए फिर इससे क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल जुडिशरी का नेक्सस बन जाएगा, जजेस एंड पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल पार्टीज का नेक्सस बन जाएगा, जिससे जो डेमोक्रेसी है वो हैम्पर हो जाएगा और चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहेंगे। इसके इम्पैक्ट एंड एनालिसिस आप इसमें बता सकते हैं। एंड कंक्लूजन, आप इसमें चाहिए तो सॉल्यूशन भी दे सकते हो। आप बोल सकते हो कि ये कूलिंग पीरियड रहना चाहिए मिनिमम 5 years का। सो रिटायर होने के बाद कम से कम 5 साल का कूलिंग पीरियड रहना चाहिए, 2 महीना 3 महीना नहीं, 5 साल का कूलिंग पीरियड रहना चाहिए, फिर आ सकते हैं। और कुछ तो उसके लिए अलग से एक्ट बनाना चाहिए। प्रेसी जो पूछा गया था, सिंस इट्स इनॉग्रेशन
प्रेसी आपको 1/3 में लिखना है और जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, आइडियाज़ है, उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो. Since its inauguration, amidst the intense drama, excitement, and horror of 1947, the public life of independent India has presented scene of vivid collective spectacles and formidable individual characters, of unexpected achievements and unforgivable failures. The detail and sometimes the texture of this passage of history has been evoked in rich tradition of reportage, travel writing, fiction and cinema, as well as huge uncontrollable specialist literature. But what is it all about? Why story is being told? What is the history of India since 1947? The history of imperial and post-imperial accounts, as well as nationalist one, all had their implicit answer to this, and they have suffused the sensibilities of the popular specialist writing about India. The post imperial story cultivated a plot line of decline and fall. It told of a slow but irresistible erosion of the sand castles of British Raj, washed by the rising tides of India's ineffaceable past. A revival of the passions of the community, religion, caste, and stalking the scene in the old and pristine form, the ageless subjects of India's history, ancient and modern. The story continues to sustain an often very sophisticated post Raj literary style and historicist nostalgia, a sense that without carapace of imperial authority, things fall apart. It has produced the Kish Gibbonism of the Chaudhry and more steadily dark meditations of the younger fastidious V.S. Naipaul, drawn like a melancholy moth to his grandfather's land, always nervously reminding himself that it is necessary to fight against the chilling sense of new Indian dissolution. The temper of this nostalgic vision of India is reflected casually and unthinkably in journalistic evocations of eternal India, of political dynasties and feudal corruptions. For long, a standard Indian response to this dull narrative base has been a percussive nationalism. For nationalists, 1947 marked a key point on a still building crescendo, a thrilling movement to a brighter future, where settled and defined modern Indian nation mature in its emotional integration would come to preside over its own destiny. So ये प्रेसी अगर पढ़ोगे, this is one of the difficult passages to understand and most importantly to write. So ये जो keywords है, आप keywords को understand करो. ये हिस्टोरिकल लिटरेचर जो है पोस्ट 1947 का लिटरेचर, और वो लिटरेचर कैसे इवॉल्व हुआ है, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ों का इम्पैक्ट है, इसके बारे में लिखा है. ये ट्रैवल राइटिंग से इवॉल्व हुआ है, रिपोर्टेज से इवॉल्व हुआ है, फिक्शन और सिनेमा में भी रिप्रेजेंट हुआ है, स्पेशलिस्ट लिटरेचर हुआ है. और मेनली शुरुआत में वो ब्रिटिश राज से ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. एंड पोस्ट इम्पेरियल स्टोरी जो है वो डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द ब्रिटिश राज के बारे में है. और धीरे धीरे एजलेस सब्जेक्ट जो है लिटरेचर में, एंशंट एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया. और स्टोरी अल्टीमेटली कंटिन्यूड एज अथॉरिटी एंड हाउ द थिंग्स authority to sustain sophisticated post Raj style and imperial authority and the things that fall apart. इसमें नीरज चौधरी का किश गिबोनिज्म था, और धीरे धीरे वो यंगर जो जनरेशन था उसमें वी.एस. नायपॉल की खुद की अलग एक स्टाइल थी. और इसमें न्यू सेंस ऑफ न्यू इंडियन डिसोल्यूशन था. तो टेम्पर ऑफ दिस नोस्टैल्जिक विजन क्या था? जनरली ये जर्नलिस्टिक इवोकेशन था इटरनल इंडिया का, और पॉलिटिकल डायनास्टीज और फ्यूडल करप्शन वेर वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट्स. और इसका जो रिस्पॉन्स था इंडिया का,
दैट वॉज परकसिव नेशनलिज्म, दैट वॉज नेशनलिज्म. सो ये फ्यूडल प्रॉब्लम जो चल रहे थे, करप्शन थे, पॉलिटिकल डायनेस्टियल पॉलिटिक्स चल रहा है, इसका आंसर है नेशनलिज्म, जो हमारे लिटरेचर में एक्सप्रेस हो गया. और नेशनलिस्ट के लिए 1947 एक सिर्फ स्टार्ट पॉइंट था, की पॉइंट था, जहाँ पे ब्राइटर फ्यूचर के लिए इमोशनल इंटीग्रेशन सिर्फ स्टार्ट हुआ था, जो अभी भी चल रहा है, जो अल्टीमेटली इंडिया के खुद के भविष्य के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर प्रिसाइड करेगा. इसके बाद है क्वेश्चंस. क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, हमेशा हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस पूछते हैं, पढ़ते हैं. व्हाट आर द फाइनाइट गेम्स, व्हाट आर इनफाइनाइट गेम्स, व्हाट डिड ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ गेम्स कम फ्रॉम, व्हाई डज ऑथर थिंक दैट मेनी इंस्टेंस ऑफ आवर लाइफ आर इनफाइनाइट गेम्स, व्हाई इनफाइनाइट गेम्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स. मतलब ये गेम के बारे में पूछता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट गेम्स. सो पैसेज ये था, इफ देर आर एटलीस्ट टू प्लेयर्स गेम एग्जिस्ट and there are two kinds of games, finite games and infinite games. Finite games are played by known players. ये एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया. What are the finite games? They have fixed rules and these are agreed upon objectives that when reached ends the game. Football, for example, is a finite game. Players all wear uniforms easily identifiable. They accept the penalties when they break the rules. Everyone agrees that whichever team has scored more points by the end of the set of time period will be declared the winner. The game will end and everyone will go home. In finite games, there is always a beginning and middle and the end. तो इसमें ये वाला चीज़ें आना चाहिए, ऑलवेज बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, एग्रीड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स और फिक्स रूल है, ये इसमें आपके आंसर में आना चाहिए. दूसरा जो है इनफाइनाइट गेम्स. इन कॉन्ट्रास्ट, they are played by known and unknown players, no exact or agreed upon rules, though there may be conventions or laws that govern how players conduct themselves. Within those broad boundaries, players can operate however they want, and if they choose to break with the convention, they can. Manner in which each player chooses to play is entirely upon them, and they can change how they play the game at any point of time for any reason. Infinite games have infinite time horizons. And because there is no finishing line, no practical end of the game, there is no such thing as winning an infinite game. In an infinite game, the primary objective is to keep playing, to perpetuate the game. My understanding of these two types of game comes from the master himself. ये कहाँ से आया अंडरस्टैंडिंग, ये और एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया. प्रोफेसर जेम्स पी कार्से, who penned a little treatise called Finite and Infinite Games, a vision of life as play and possibilities in 1986. It was Carse's book that first got me thinking beyond the winning and losing, beyond ties and stalemates. The more I looked at our world through the Carse's lens of finite and infinite games, the more I started to see infinite games all around us. Games with no finish lines and no winners. There is no such thing as coming first in the marriage or friendship. For example, though school may be finite, there is no such thing as winning education. We can beat out other candidates for job promotion, but no one is ever crowned the winner of careers. Though nations may compete on global sales, the other nations for land, influence, or economic advantage, there is no such thing as winning global politics. No matter how successful we are in life, when we die, none of us will be declared winner of life, and there is certainly no such thing as winning business. All these things are journeys, not events. So, why does author think that many instances of our life are infinite games? Is the answer lies here. Why infinite games are different for different individuals? ये यहाँ पे है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग खेल सकता है, कभी भी कर सकता है, और अपने हिसाब से ब्रॉडर हॉराइजन्स के बीच में ब्रॉडर रूल्स नहीं रहते, उसमें कन्वेंशंस के बीच में जब चाहे जैसे चाहे अपने रूल्स बेंड कर सकता है. ये यहाँ पे आंसर है. The passage was easy. So if you have any queries, you can contact us on 8530314222, 8530316222 और 7420831018. मैं जल्द ही हम लोग का जो 1 नवंबर को जो टेस्ट हुआ था उसका भी डिस्कशन लेके आऊँगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.
अनअकैडमी प्लस के ऊपर रिसेंटली मेरा एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है उसका सभी का डिस्कशन, उसकी प्रैक्टिस जो पेपर 2 की है, और उसके जो टेस्ट में क्वेश्चंस आने वाले हैं और उससे जो रिलेटेड स्टडी मटेरियल है वो सब कुछ किया जाएगा। इसी के साथ साथ और एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च हुआ है 2 नवंबर को, जिसमें बेसिक से पेपर 2 का पूरा प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। आप चाहिए तो इसमें ज्वाइन हो सकते हो। 1 महीने के लिए अगर आप ज्वाइन होते हो अनअकैडमी प्लस के ऊपर CDS एफकेट CAPF कैटेगरी के लिए, इसका फीस है 1600 रुपीज़। आप चाहिए तो 3 महीने के लिए अगर आपके पास अटेम्प्ट है, या 6 महीने के लिए, या 1 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आप अगला अटेम्प्ट भी देना चाहते हो या 2 साल के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड प्रशांत YT10, जिससे आपको 10% ऑफ हो जाएगा। सो अभी आप अगर ये कोर्स को ज्वाइन हो रहे हो, आपको 10% ऑफ होके ये 1440 रुपीज़ में आपका पूरा कोर्स आ जाएगा। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ये अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है। अनअकैडमी एप्लीकेशन आपको इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हमारा टेस्ट सीरीज़ का टाइम टेबल है। ये टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आप अभी भी यहाँ से लेके नीचे के सभी टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो पेमेंट करके। सो जो 6 टेस्ट बचे हैं, आप चाहिए तो 1500 रुपये 6 टेस्ट के लिए ये नंबर के ऊपर दे के, या ये UPI ID के ऊपर पेमेंट करके आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कॉल कर सकते हो 853031 4222 853031 6222। अगर आपको पूरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो 2500 रुपीज़ लेके आप 10 टेस्ट भी पेमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।